तो हेलो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है एजिंग। बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये 11th 12th बीएससी एमएससी तक आता है और छोटा टॉपिक है। छोटे क्वेश्चंस में ही आता है पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप किसी चीज़ की या किसी साइंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं देन ऑल्सो इट इज़ बेनिफिशियल। तो स्टार्ट करते हैं एजिंग के बारे में। तो एजिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस accumulate in an organism as a result of the passage of time। यानी जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में धीरे धीरे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं, उसकी बनावट में बदलाव आने लगता है और फंक्शनल चेंजेस आने लगते हैं। यानी कि उसकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं या अगर वो सेल्यूलर लेवल पे भी है तो भी उसके जो फंक्शंस होते हैं, है ना, वो उनमें धीरे धीरे जो बदलाव आने लगते हैं और वो इकट्ठे होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इस पूरी प्रोसेस को, इस एक्यूमुलेशन को, है ना, एजिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो बॉडी के साइज़ में भी आते हैं, शेप में भी आते हैं और हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी जो दर है उसमें बदलाव आता है। हमारा ऑक्सीजन कंज्यूम करने का जो कंसंट्रेशन है यानी हम कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें बदलाव आता है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं एजिंग के दौरान। तो एजिंग जो है वो बहुत लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे काम होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इसमें जो चेंजेस आते हैं बेसिकली 3 टाइप के चेंजेस आते हैं। पहले आते हैं मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो आपको ऊपर से दिखाई देते हैं, आप उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हो। नहीं भी दिखाई देते हैं तो आप उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हो ईज़िली। सेल्यूलर चेंजेस आते हैं, यानी सेल के लेवल पर चेंजेस आते हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर चेंजेस आते हैं। तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शरीर के ऊपरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि वो सारी केमिकल रिएक्शंस या वो सारी प्रोसेसेस जो लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जानी जाती हैं और जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें हमारा डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सब आ जाता है, ठीक है। तो उनमें क्या बदलाव आते हैं? तो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में पहला है स्किन जो होती है वो ड्राई होने लगती है, रिंकल्ड, यानी कि उसमें झुर्रियाँ आने लगती हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि शरीर में जो स्किन और मसल्स को जोड़ने वाली प्रोटीन्स होते हैं या जो फैट्स होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। दूसरा है स्लो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन का मतलब होता है, कार्डियो मीन्स हार्ट, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो हमारा जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या है, हमारा पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, आर्टरीज और वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहलाता है। इसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे स्लो होने लगती है, हार्ट धीरे काम करने लगता है, ठीक है। फिर थर्ड है आपका सम नर्व सेल्स ऑफ ब्रेन डीजनरेट। हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स या कुछ नर्व सेल्स जो होते हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं अचानक से उन्हें कोई चीज़ याद आ जाती है और अचानक से वो कुछ भूलने लगते हैं, है ना। तो क्या होता है उसमें, बेसिकली हमारे नर्व सेल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, ठीक है। फोर्थ है डिफ़िकल्टी इन हियरिंग। सुनने में परेशानी होने लगती है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब ब्रेन के न्यूरॉन्स डिजनरेट हो रहे हैं ना, तो ब्रेन जिस जिस चीज़ को कंट्रोल करता है उन सब में बदलाव आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो डिफ़िकल्टी इन हियरिंग। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है। हमारे शरीर में जो सारी प्रोसेस हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, है ना, तो ये सारी जो होती हैं वो स्लो होने लगती हैं, जिसके कारण ग्लूकोज देर से बनता है, फैट देर से बनता है, बॉडी में दिक्कतें होने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ टेस्ट बर्ड्स डिक्रीजेस। हमारी जो टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है, मीठा, खट्टा, नमकीन स्वाद पता चलते हैं, वो बर्ड्स कम होने लगती हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड ग्लोमेरुलर फंक्शन। ग्लोमेरुलर फंक्शन का मतलब होता है हमारी किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है पानी ब्लड का, जिससे यूरिन फॉर्म होती है,
वो फंक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, वीक हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो हमारा ब्लड जो है वो उतनी अच्छी तरह से फ़िल्टर नहीं हो पाता, है ना। डिक्रीज़ इन इलास्टिसिटी ऑफ पल्मोनरी टिश्यूज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इलास्टिसिटी ऑफ पल्मोनरी टिश्यूज़ का मतलब होता है कि हमारे जो लंग्स हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स फूलता है ताकि उसमें अच्छे से ऑक्सीजन भर सके। तो ये इलास्टिसिटी के कारण ही तो वो फूल पाता है और रिलैक्स हो पाता है। तो उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सेल्यूलर चेंजेस क्या क्या आते हैं? सेल्यूलर चेंजेस आते हैं, पहला बॉडी की वॉल्यूम कम होने लगती है, बॉडी छोटा होने लगता है। उसका कारण क्या है कि हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो कम होने लगते हैं। जिस रेट से सेल डिवीज़न होना चाहिए वैसा होता नहीं है, ऊपर से अदर सेल्स डैमेज भी होते रहते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेल्स, ठीक है। इसे हाइपड्रॉफी भी कहा जाता है, हाइपोट्रॉफी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके आगे हम आते हैं, चांसेस ऑफ जीन म्यूटेशन इंक्रीजेस। जो जीन म्यूटेशन होता है वो बढ़ जाते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉडी जो है हमारी वो अपने आप को प्रोटेक्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाती है। तो जीन में म्यूटेशन होने का मतलब है हमारे डीएनए की बनावट में बदलाव आना, जिसके कारण उसके द्वारा बनने वाले प्रोटीन्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स आपकी हर जगह काम आते हैं, एज एंजाइम्स, एज ए हॉर्मोन्स। तो वहाँ पे दिक्कत आती है कि जब वो चीज़ बनेगी ही नहीं तो काम कैसे करेगी। रिड्यूस्ड डीएनए रेप्लिकेशन, तो जब एंजाइम्स प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं, फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो रेट है वो भी रिड्यूस होने लगती है, डीएनए की कॉपी बनना धीरे हो जाता है। पिगमेंट्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं बॉडी में, स्पेशली ब्रेन और मसल सेल्स में। और यहाँ ध्यान रखिए कि जब ब्रेन में ही पर्टिकुलरली एक्यूमुलेशन हो रहा है तो ब्रेन की फंक्शनिंग पे असर आता है ना। फिर उसके बाद है डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम इन साइटोप्लाज्म, है ना, जिसके कारण क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है। आपने देखा होगा कि मटके में पानी भरे भरे बहुत महीने हो जाते हैं तो उसमें पानी ठंडा होना कम हो जाता है। कारण क्या होता है कि मटके में जो बारीक बारीक पोर्स होते हैं उसमें किसी तरह का डिपॉजिशन शुरू हो जाता है, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का उसमें डिपॉजिशन शुरू हो जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ में, पोरस चीज़ में अगर कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है तो वो उसे ब्लॉक कर देती है। ऐसी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पोरोसिटी होती है, परमिएबिलिटी होती है। वो परमिट करता है कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र को। तो उन पोर्स में क्या होता है, कैल्शियम आयन डिपॉजिट हो जाता है और उसकी परमिएबिलिटी को कम कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीज हो जाते हैं, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीजेज, दैट इज़ द एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द सेल्स। तो अब क्या होता है, जब एनर्जी पावर हाउस ही कमज़ोर हो रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल ही कमज़ोर है, तो एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है। तो धीरे धीरे एजिंग में क्या होता है, इंसान लेथार्जिक फील करता है, टायर्ड फील करता है, थका हुआ फील करता है, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती है काम करने की। पोटेंशियल ऑफ सेल डिवीजन डिक्रीजेज, ऑब्वियस सी बात है, जब एंजाइम्स और प्रोटीन्स ही नहीं बनेंगे तो सेल डिवीजन कैसे प्रॉपरली होगा। तो उसका जो कैपेसिटी है, सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा एक एज के बाद जब इंसान एजिंग में होता है, उसको चोट लग जाती है या कोई भी कट लग जाता है तो वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाता जितनी जल्दी बच्चे रिकवर करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहर लेकिन बॉडी के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे शरीर में कोलेजन नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन्स को, मसल्स को, स्किन के साथ तो सबको जोड़ने में मदद करता है कोलेजन। टाइटनेस, जो हमारी स्किन जो भी टाइट है वो कोलेजन के कारण है। तो कोलेजन जो है एज के साथ कम होने लगता है और इस तरीके से डिस्टॉर्ट होता है कि वो वापस से रिगेन नहीं हो पाता, जिसके कारण कोलेजन की कमी होती है और इस तरीके से एजिंग जल्दी आती है। अब ये था हमारा अब तक का पूरा एजिंग का पार्ट, लेकिन अब हम आते हैं सेनेसेंस और डेथ पर, जो कि एजिंग के बाद की प्रोसेस है। एजिंग में क्या होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे सालों दर सालों होती है
और धीरे धीरे इंसान को वीक करती जाती है, सेलुलर लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, बॉडी लेवल पे। तो अब क्या होता है, सेनेसेंस एक डीजनरेटिव प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने डेथ के बहुत करीब आ जाता है, क्योंकि इतनी सारी एजिंग वो झेलता आ रहा है। और अब एक वक्त ऐसे जैसे फिल्मों में क्लाइमेक्स होता है, ऐसे सेनेसेंस होता है। और जैसे फिल्मों में एंडिंग होती है, ऐसे डेथ होती है। डेथ एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें बॉडी की फिजियोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी तो नहीं, इसकी फिजियोलॉजी जो है वो पूरी सीज़ हो जाती है। उसकी बॉडी में कोई फंक्शंस नहीं हो रहे होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही होती है, ना वो बॉडी में किसी भी तरह का लाइफ प्रोसेस कैरी आउट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं डेथ। तो ये था हमारा टॉपिक एजिंग का। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ या जो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।